हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड यूपी दरोगा भर्ती 2025 में जो आई है और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो मूल विधि और संविधान के जितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी लोग दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से इसी ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने जो लगभग 20 प्रश्नों को देखा था, आज हम लोग जो है 21वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और इसमें आपका फिर से स्वागत है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा 21वां प्रश्न लिखा है कि अनुसूचित जाति का सदस्य यदि अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को भूमि का अंतरण करना चाहता है तो कितने भूमि से अधिक होने पर ही अंतरण वैध होगा। ऑप्शन ए की बात करेगा तो 2 एकड़, बी की बात करेगा 3 एकड़, सी की बात करेगा 3.125 एकड़ और डी की बात करेगा 5 एकड़। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.125 एकड़ जो रहेगा तभी वैध माना जाएगा। अगर इससे अधिक होता है तो उसको अवैध माना जाएगा। कोई भी अगर अनुसूचित जाति का सदस्य जो है अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को भूमि का अंतरण करना चाहता है तो इससे जो है भूमि अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, आप इसमें दे भी सकते हैं इसके बारे में जिससे जो ध्यान से जो लिखा है, उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अनुसार बिना कलेक्टर के अनुमति के अंतरण नहीं होगा, परंतु कलेक्टर अनुमति तभी देंगे जब विक्रेता के पास 3.125 एकड़ से अधिक भूमि हो, ठीक है। आगे आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे 22 की बात करेंगे तो 22 जो लिखा है, निम्नलिखित में से हलवाई की भूमि यानी लैंड टू द टीलर सिस्टम प्रणाली के संबंध में कौन सा सही है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो वास्तविक हलवा या कृषक कल्टीवेटर का भी स्वामित्व होता है, बी की बात करेंगे तो वास्तविक हलवा या कृषक का भी अधिभोग करना अधिकार होता है, और सी की बात करेगा तो इसमें इसी को देख करके फ्रेंड्स बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी जो ए और बी के बारे में हमने डिस्कस किया था उसी को देख के बताना। ऑप्शन नंबर ए की बात करेगा तो ए और बी गलत है, ए और बी सही है। ए गलत है परंतु बी सही है और ए सही है परंतु बी क्या है, गलत है। इसके उत्तर की बात करेगा तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी जिसका क्या है राइट ऑप्शन है, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है, सही है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो है 2021 के एग्जाम में जो इसको पूछा गया है, ठीक है। चलिए आप इसमें देख भी सकते हैं इसके बारे में जिसका जो ध्यान से जो लिखा है, जोतने वाले को जमीन देने की नीति इस विचार पर आधारित है कि खेती करने वाले इसमें अधिक रुचि लेंगे। यदि वे भूमि के मालिक हैं तो उन्हें उत्पादन बढ़ाने में अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार इस व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक हलवा या कृषक का भी स्वामित्व होता है तथा वास्तविक हलवा या कृषक का भी अधिभोग अधिकार होता है, ठीक है। आगे अतः दोनों कथन क्या है, तो सही है, ठीक है। आगे आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न इसमें जो लिखा है, इसमें जो लिखा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए की बात करेगा तो 26 सितंबर 2013 और बी की बात करेगा तो 1 जनवरी 2014 और चलिए सी की बात करते हैं तो सी जो लिखा है, सी जो लिखा है 5 मार्च 2015 और डी की बात करेगा तो 10 अप्रैल 2016। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2014, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इसमें दे भी सकते हैं, इस अधिनियम को 26 सितंबर 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है, अर्थात इसी तिथि को यह अधिनियम हुआ है। 1 जनवरी सन 2014 को यह अधिनियम लागू है, ठीक है। आगे चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 24 की बात करेंगे तो 24 जो लिखा है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए की बात करेगा तो 2016, बी की बात करेगा 2015 और सी की बात करेगा 2014 और डी की बात करेगा 2013। इसके बारे में अभी हमने इसके डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर ए सी जो है, डी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। 2013 इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें देख भी सकते हैं कि इसको जो है 2023 के एग्जाम में जो इसको क्या किया गया है, तो पूछा गया है, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे, आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न इसमें जो लिखा है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम में उचित
मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया था। इसके प्रवर्तन तिथि जो है 1 जनवरी 2014 है ना। इसकी तो क्या 2013 में ये अधिनियमित किया गया था और इसकी जो लागू किया था तो 1 जनवरी 2014 को जो है इसको लागू किया गया था। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर 25वां जो प्रश्न जो हमारा इसमें लिखा है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वस्था स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार ने के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में जगह ली है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो 1972, बी की बात करेगा 1919, सी की बात करेगा 1894 और डी की बात करेगा 1947। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1894 इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसके बारे में जो डिस्कस जो ध्यान से जो लिखा है कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार ने 1894 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह कर ली है तो जगह ले ली है ना। आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो 26 की बात करेंगे तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का विस्तार क्षेत्र कहाँ तक है। ऑप्शन ए की बात करेगा संपूर्ण भारत, बी की बात करेगा तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत, सी की बात करेगा अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर संपूर्ण भारत और डी की बात करेगा संपूर्ण में से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो है संपूर्ण भारत में जो है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2023 का विस्तार है। ठीक है, आगे आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसके बारे में जो डिस्कस जो ध्यान से जो लिखा है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू हो जाने के इस अधिनियम का विस्तार 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत पर होता है ना। तो 31 अक्टूबर 2019 के पहले केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद जो है ये क्या करता है तो संपूर्ण भारत पर लागू होता है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जो 27वां प्रश्न है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का संख्या कितना है। ऑप्शन ए की बात करें 2012 का अधिनियम संख्या 12, 2013 का अधिनियम संख्या 15 और ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो सी जो लिखा है 2013 का अधिनियम संख्या 30 और डी की बात करेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2013 का अधिनियम संख्या 30 जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे आप इसमें देख भी सकते हैं इसके बारे में जो इसका ध्यान से जो लिखा है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का अधिनियम संख्या 30 है, अर्थात 2013 में 30वें क्रमांक में यह अधिनियम अधिनियमित हुआ है। ठीक है, आगे चलिए 28 की बात करेंगे। 28 जो लिखा है, भारत में भूमि अधिग्रहण कानून की में नवीनतम परिवर्तन किस वर्ष में लाए गए थे। वर्ष 2013 में, वर्ष 2012 में, वर्ष 2015 में, वर्ष 2020 में। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2020 में जो है यह जो है लाया गया था ना। आप इसमें दे भी सकते हैं कि इसको जो है 2021 की दरोगा भर्ती के एग्जाम में जो इसको पूछा गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस, भारत में भूमि अधिग्रहण कानून में नवीनतम परिवर्तन वर्ष 2020 में लाए गए थे। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया है एवं उसकी प्रवर्तन तिथि जो है 1 जनवरी 2014 है ना। इसकी प्रवर्तन तिथि क्या है 1 जनवरी कितना है 2014 है। ठीक है, आगे चलिए 29 की बात करेंगे। 29 जो लिखा है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारों फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापितों लोगों की सहमति आवश्यक है ना। और आगे इसमें जो बी जो लिखा है, बी क्या लिखा है कि अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती है तो उसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापना का प्रावधान क्या है आवश्यक है ना। इन दोनों में बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो ऑप्शन ए जो लिखा है ए और बी दोनों सही नहीं है, केवल बी सही है, केवल ए सही है, केवल ए और बी दोनों है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, यानी केवल बी जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए इसमें आप देख भी सकते हैं कि जो डिस्कस ध्यान से जो लिखा है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 को 1 जनवरी 2014 से लागू किया गया था। यह अधिनियम भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के स्थान पर लाया गया है, जिसके तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 70% विस्थापित लोगों की सहमति तथा निजी कंपनियों के मामले में 80% जो विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा बाजार मूल्य का 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना मुआवजा मिलेगा। रोजगार गंवाने वाले लोगों को क्या करता है पुनर्वास भी क्या होता है तो अनिवार्य है ना। आगे नेक्स्ट
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें, जो हमारा तीसरा प्रश्न है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत एक प्रभावित परिवार के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले के लिए एक परिवार की आजीविका का प्राथमिक स्रोत वनों पर निर्भर होगा, और ऐसी भूमि के अधिग्रहण से उनकी आजीविका क्या होती है, तो प्रभावित होती है। ठीक है, आगे इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो लिखा है 5 वर्ष, बी की बात लिखा है 10 वर्ष, सी की बात लिखा है 7 वर्ष और डी की बात लिखा है 3 वर्ष। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 3 वर्ष इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इसको आप देख सकते हैं कि 2021 के दरोगा भर्ती के एग्जाम में जो इसको पूछा गया है। ठीक है, आगे चलिए इसी बारे में देखिए डिस्कस। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और स्थापना अधिनियम 2013 की धारा 3(ग)(2) के अंतर्गत एक प्रभावित परिवार से वह परिवार विपरीत है जिसके स्वामित्व में कोई भूमि नहीं है, परंतु ऐसे परिवार का कोई सदस्य ऐसे कृषि श्रमिक अविधारी जिसमें फलोपयोग अधिकारी की किसी भी रूप में अधिवृत्ति है, बटाईदार या कारीगर अथवा वे हो सकते हैं जो भूमि के अर्जन से 3 वर्ष पूर्व तक प्रभावित क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, जिनकी जीविका का मुख्य स्रोत भूमि के अर्जन से क्या होता है, तो प्रभावित हो गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करें 31 की बात करेंगे तो अधिनियम के अधीन समुचित सरकार से तात्पर्य है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो किसी राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के संबंध में राज्य सरकार, बी की बात करेगा तो संघ के प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में केंद्र सरकार, और सी की बात करेगा तो एक से अधिक राज्यों में किसी लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में संबंधित राज्य सरकार, और डी की बात करेंगे तो डी जो लिखा है उपयुक्त सभी। तो इसके ऑप्शन की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। और सब इसमें ऑप्शन क्या है, सब सही है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए इसमें जो लिखा है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 3 अंग में समुचित सरकार के बारे में उपबंध है, जिसमें उपयुक्त सभी विकल्प क्या है, तो शामिल है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे 32 की बात करेंगे तो 32 क्या लिखा है, रेक्टिकुलर अधिनियम 2013 की धारा 3 के अनुसार कोई भी परिवार जिसे भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित क्षेत्र से पुनर्वास क्षेत्र में स्थानांतरित और पुनर्वास किया जाना है कहलाता है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो विस्थापित परिवार, बी की बात करेगा मुआवजा प्राप्त परिवार, सी की बात करेगा पुनः स्थापित परिवार, और डी की बात करेगा तो प्रतिबंधित परिवार। इसके उत्तर की बात करेगा तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी विस्थापित परिवार इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखिए इसके बारे में जो ध्यान से जो लिखा है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार RFCT, जिसको हम लोग एफसीटी अधिनियम 2013 की धारा 3(ट) के अनुसार कोई भी परिवार जिससे भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित क्षेत्र से स्थानांतरित और पुनर्स्थापित किया जाना है विस्थापित परिवार कहलाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 33 क्या लिखा है, सीमांत कृषक, जिसको मार्जिनल फार्मर किसे कहेंगे। ऑप्शन ए की बात करेगा तो ऐसा खेतिहर जो 2 हेक्टेयर तक असिंचित भूमि धारण करता है, बी जो लिखा है ऐसा खेतिहर जो आधे हेक्टेयर तक सिंचित भूमि धारण करता है, और सी की बात करेगा दोनों विकल्प ए और बी है ना, डी जो लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। इसके ऑप्शन की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा खेतिहर जो आधे हेक्टेयर तक सिंचित भूमि का धारण करता है, ये इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसके बारे में जो इसका ध्यान से जो लिखा है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 3(9) में सीमांत कृषक को परिभाषित किया गया है। सीमांत कृषक से ऐसा खेतिहर अभिप्रेत है जो 1 हेक्टेयर तक की असिंचित भूमि धारण करता है या आधे हेक्टेयर तक की सिंचित भूमि क्या करता है, तो धारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 34 की बात करेंगे। 34 क्या लिखा है, लघु कृषक किसे कहते हैं। ऑप्शन ए जो लिखा है ऐसा खेतिहर जो 2 हेक्टेयर तक असिंचित भूमि धारण करता है, बी की बात करेंगे ऐसा खेतिहर जो आधे हेक्टेयर तक सिंचित भूमि धारण करता है, विकल्प की बात करेंगे ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी लघु कृषक हम लोग उसको कहते हैं जो 2 हेक्टेयर तक असिंचित भूमि क्या करता है, तो धारण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसमें देख भी सकते हैं इसके बारे में।
चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस। भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो है 2013 की धारा यह अंग में लघु कृषक को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार कि लघु कृषक ऐसा खेतिहर है जो 2 हेक्टेयर तक की असिंचित भूमि धारण करता है या 1 हेक्टेयर तक की सिंचित भूमि धारण करता है, किंतु किसी सीमांत कृषि की दृष्टि से अधिक धारण करता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे 35 क्या लिखा है। सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन को तैयार किया जाना किस धारा से उनमें उपबंधित है? धारा 4, धारा 5, सी जो लिखा है धारा 6 और डी जो लिखा है धारा 7। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 4 इसका क्या आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें देखिए डिस्कस। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 4 में सामाजिक समाधान निर्धारण अधिनियम का तैयार किया जाना उपबंधित है। जब किसी समुचित सरकार का किसी लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन का आशय हो तो वह प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर या वार्ड स्तर पर यथास्थिति पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम के साथ परामर्श करेगी और उनके परामर्श से सामाजिक समाधान का क्या करती है, तो निर्धारण अध्ययन कराएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 36 क्या लिखा है। प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन किस धारा में उपबंधित है? धारा 10 में, धारा 11 में, धारा 12 में, धारा 14 में। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। धारा 11 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 में प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तथा अधिकारियों की शक्ति दी गई है। ठीक है, आगे चलिए 37 की बात करेंगे तो भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण की धारा में प्रावधानित है। ऑप्शन ए की बात करेगा धारा 7, ऑप्शन बी की बात करेगा धारा 12, सी की बात करेगा धारा 14 और डी की बात करेगा तो धारा 15। इसके उत्तर की बात करेगा तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। धारा 12 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसमें दे भी सकते हैं। अधिनियम की धारा 12 में भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण करने और सर्वेक्षण करने की शक्ति अधिकारियों को दी गई है। ठीक है, आगे चलिए 38 की बात करेंगे। 38 जो इसमें क्या लिखा है फ्रांस में, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार यह प्रावधान करता है कि यदि की अवधि के भीतर प्रारंभिक अधिसूचना के साथ सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट का पालन नहीं किया जाता है तो एक नया सामाजिक प्रभाव आकलन किया जाना आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन ए की बात करेगा तो ऑप्शन ए जो इसमें लिखा है 6 महीना, बी जो लिखा है 12 महीना, सी जो लिखा है 18 महीना और डी जो लिखा है 3 महीना। इसके उत्तर की बात करेगा तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 महीने इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें दे भी सकते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 14 के अंतर्गत जहाँ धारा 11 के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना धारा 7 के अधीन विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत की गई है, सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट का पालन 12 मास के भीतर नहीं किया जाता है तो वहाँ एक नया सामाजिक प्रभाव आकलन किया जाना अपेक्षित है। ठीक है, आगे चलिए 39 की बात करेंगे तो 39 क्या लिखा है। पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना स्कीम कौन तैयार करता है? कलेक्टर, तहसीलदार, लेखपाल और प्रशासक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कौन तैयार करता है तो उसका नाम जो है प्रशासक जो उसको क्या करता है, तो तैयार करता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 16 में प्रशासक द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना स्कीम तैयार किया जाता है। प्रशासक प्रत्येक भूमि स्वामी और भूमिहीन की पुनर्वासना और पुनर्व्यवस्थापना हकदारियों की विशिष्टता तैयार करता है जिनकी जीविका मुख्य रूप से अर्जित की जा रही है भूमि पर क्या है, तो निर्भर है ना, किस पर निर्भर है, तो ये भूमि पर जो है निर्भर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 40 क्या लिखा है कि अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्वासना स्कीम को सार्वजनिक कौन करता है? ऑप्शन ए की बात करेगा कलेक्टर और बी की बात करेगा सरकार और सी की बात करेगा तो सी जो लिखा है सहायक कलेक्टर और डी जो लिखा है आयुक्त। इसके उत्तर की बात करेगा तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयुक्त, इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें दे भी सकते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 18 में आयुक्त अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना स्कीम को यथास्थिति पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम तथा जिला कलेक्टर एवं तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराएगा तथा
प्रकाशित कराएगा, सरकार की वेबसाइट पर क्या कहते हैं अपलोड की जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने जो है आज हमने जो है मूल विधि और संविधान की लगभग 20 प्रश्नों को हल किया है। और वीडियो कैसा लगा होगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो आपको कहाँ से देख रहे हैं, किन किन जिलों से देख रहे हैं। ठीक है, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जो इतने भी लोग दरोगा भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।